हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 7 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो लगभग हम 50 से 60 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ सिर्फ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 7 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा करी है। तो गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ करी है, तो हैदराबाद में करी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया का दूसरा, विश्व का पांचवा और भारत का पहला GSE सेंटर, जिसे कहते हैं गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर, यह भारत का पहला होगा जो गूगल के द्वारा खोला गया है। एशिया का दूसरा होगा और विश्व का पांचवा होगा। अब पूछे कि पहला कहाँ खोला गया था सेंटर, तो पहला खोला गया था, एशिया का पहला कहाँ खोला गया था, तो यह जापान में खोला गया था। ठीक है, तो गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर एशिया में पहली बार कहाँ खोला गया था, जापान में खोला गया है। और दूसरा एशिया का कहाँ खोला गया है, तो यह हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, तो GSE सेंटर कहाँ खोला गया है, भारत के किस शहर में, तो हैदराबाद में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका GSE यानी कि गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत भारत में 3 चीज़ें लाभ मिलेंगी। भारत को तीन चीज़ों से लाभ मिलेगी। एक तो यहाँ पे सुरक्षा, साइबर सुरक्षा बेहतर होगा, रोजगार सृजन होगा यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरा कौशल विकास किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में इसके 3 लाभ मिलने वाले हैं। तो GSE सेंटर भारत में कहाँ खोला जाएगा, हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, NCC जिसे नेशनल कोडेड कोर कहते हैं, इसने जो है भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज अगर पूछे कहाँ ओपन की है, तो यह रोहिणी में ओपन करी है। रोहिणी स्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। तो NCC ने भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज कहाँ खोली है, रोहिणी, नई दिल्ली में ओपन की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है, सऊदी अरब में किया है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। हाल में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम में और अक्षर का अनावरण कहाँ किया है, तो यह गोवा में किया गया है। अगर पूछे आदम में और अक्षर क्या है, तो यह 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में जेलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मालवेयर हमलों के मामलों में शीर्ष देश कौन सा है। तो मोबाइल हमले में पहला देश अगर पूछे कौन सा है, तो अपना भारत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 यह जो है कार्य क्या करता है, तो इसके द्वारा जो है क्लाउड सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्लाउड सिक्योरिटी अगर पूछे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सेलर थ्रेट लैब्स 2024 के द्वारा यह रिपोर्ट प्रदान किया जाता है, मतलब यह कार्य किया जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। और इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं मोबाइल मेलवेयर अटैक। ठीक है, तो मोबाइल पर अटैक होने वाले के मामले में अगर देखा जाए, विश्व में पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है USA का। तो पूरे विश्व का अगर पूछे कितना प्रतिशत भारत पर मोबाइल मालवेयर का अटैक होता है, तो यह 28% होता है। ठीक है, मालवेयर का मतलब होता है MAL माल, और बेयर जो होता है इसी, यह जो है सॉफ्टवेयर से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, तो माल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि मोबाइल अटैक में पहले स्थान पर विश्व में कौन है, भारत है, जो कि पूरे विश्व का 28% अटैक अकेले भारत में होता है। इन सभी सूचनाओं से अगर बचने के लिए, यानी कि इन अटैक से बचने के लिए भारत के पास कोई एक्ट आया है, जी तो आया है। कौन सा, तो IT एक्ट, जिसे कहते हैं सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 में यह एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। हाल में निंगोल चंगोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो यह मणिपुर में मनाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जो है परीक्षा में नए नए क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है।
तो भारत के किस पड़ोसी ने ऐसा कार्य किया है? नेपाल ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो BRI इसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे ही क्या बोलते हैं? BRI, या फिर इसे कहते हैं OBRO, यानी वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड पहल। अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो यह पहल शुरू किया गया है चीन ने। ठीक है, तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है BRI, या फिर इसे OBRO कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि चीन के यहाँ जो चीन के पास मतलब चीन देश में जो भी सामान उत्पादित होता है उन सभी सामानों को यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें भारत में बीच में कौन आ रहा है? भारत आ रहा है, और चीन जो है यहाँ पर है, और इसके जस्ट नीचे कौन सा देश है? नेपाल है। ठीक है, अरे अभी जो भारत का मैप ये आधा ही है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ। तो चीन ने अपना एक रोड जो है यहाँ से निकाला है, यानी कि भारत के श्रीनगर से। तो यहाँ से भारत जो है चीन के जो ये प्रोजेक्ट है BRI, भारत तो इसने बोला है कि हमारे देश से जो है तुमने रोड निकाला है, तो मैं इस पहल में शामिल नहीं होऊंगा। और अभी जो है कुछ दिनों पहले जो है कौन सा देश इससे अलग हुआ था? जहाँ पे ब्रिक्स की बैठक हो रही थी ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील ने भी यहाँ पे जो है अभी जो है G20 की बैठक हो रही थी ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील ने भी मना कर दिया है कि मैं जो है चीन के BRI पहल में शामिल नहीं होऊंगा। तो ब्रिक्स देश के दो देश जो कि भारत और ब्राज़ील हैं, इस पहल में शामिल नहीं है। नेपाल अभी जो है इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि नेपाल को जो है फ़ायदा चाहिए। अगर भारत फ़ायदा देता है तो ये भारत की तरफ आ जाता है, और चीन से फ़ायदा होता है तो ये चीन की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो नेपाल जो है अभी इसमें जो है जुड़ गया। ठीक है, तो कौन शामिल हुआ है इस पहल से? तो नेपाल शामिल हुआ है। तो चीन जो है अपने इस पहल के तहत जो है अपने सामानों को यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचाना चाहता। ठीक है, तो इसी पहल के लिए इसे ही नाम दिया गया है BRI, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसे कहते हैं वन बेल्ट वन रोड पहल, जो शुरू किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, अगर बात करते हैं नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू, और यहाँ के PM कौन है? तो KP शर्मा ओली हैं। अभी जो है COP 29 अगर पूछे यह कहाँ पर किया गया है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो बाकू अजरबैजान में हुई है। COP 29 अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है COP 29। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो तैयब इकराम जी चुने गए हैं, और ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वेगा C रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? तो यह प्रक्षेपित किया गया है ESA के द्वारा, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। कोपरनिकस सेंटिनल-1C अगर पूछे क्या है, यह एक उपग्रह है, और इसको पूछे किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा, जिसे कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी से कहते हैं। और पूछे कि इसको लॉन्च जो है किस रॉकेट से किया गया है, तो रॉकेट का नाम है वेगा C रॉकेट। और अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और इसका कार्य क्या है? तो यह पृथ्वी पर निगरानी रखेगा, और इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी यह नज़र रखने वाला है। ठीक है, तो कोपरनिकस सेंटिनल-1C अगर पूछे यह क्या है? उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है? ESA ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट वेगा C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अब 3 और देख लेते हैं। SSLV-D3 से अभी जो है कौन सा चीज़ लॉन्च किया गया है? तो ये भी जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन 8 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। प्रोबा उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है, और किस रॉकेट से? PSLV-C59 से लॉन्च किया है। आदित्य L1 उपग्रह को किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? PSLV-C57 से लॉन्च किया था, और यह सूर्य के लिए भेजा गया मिशन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी है? तो सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना अगर पूछे किसके लिए किया गया था, तो जो भी सरकारी कामकाज में धोखाधड़ी होता है पैसे का, उसको समाप्त करने के लिए सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए
कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए लॉन्च किया गया है अन्न चक्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रहलाद जोशी, जो इनके पास जो वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं, कितने? तो वर्तमान में इनके पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो है उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, दूसरा है खाद्य वितरण मंत्रालय और तीसरा है नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। ठीक है, तो इनके द्वारा भी हाल ही में 2 ऐप लॉन्च किया जाता है। कितने ऐप? तो 2 ऐप लॉन्च किया जाता है। दोनों ऐप का नाम देख लेते हैं। एक तो है अन्न चक्र ऐप और दूसरा है स्कैन ऐप। ठीक है, तो अन्न चक्र ऐप और स्कैन ऐप ये दोनों किसके लिए लॉन्च किए गए हैं? तो आ से हो जाएगा अन्न और आ से हो जाएगा आपूर्ति। ठीक है, तो आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया गया है। और वहीं स्कैन ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो सब्सिडी के आवेदन के लिए जो है स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। तो आ से अन्न, आ से आपूर्ति, सा से स्कैन और सा से सब्सिडी, ये दोनों आप आपस में मैच करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर पूछे कि इन दोनों ऐप का निर्माण किसने किया है? ठीक है, तो इन दोनों ऐप का निर्माण अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है यह दोनों ऐप। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसे कहते हैं वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना अगर पूछे कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? रोम इटली में है। ठीक है, कहाँ है? रोम इटली में है। और रोम जो है अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल में है। हाल ही में RBI ने किसे DSBI के रूप में नामित किया है? यानी कि भारतीय मार्केट में, यानी कि भारत देश में 3 ऐसे बैंक जो RBI के लिए मतलब कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी हैं, तो वो इन्हें जो है अभी हाल ही में RBI के द्वारा DSIB के रूप में नामित किया गया है। तो कितने बैंकों? तो 3 बैंकों को किया गया है, जिसमें SBI, ICICI और HDFC बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान कितना है? तो यह है 6.6%। ठीक है, कितना है? तो GDP जो है कितना है? तो यह 6.6% है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो MPC का मतलब होता है मौद्रिक नीति कमेटी। मौद्रिक नीति कमेटी के अगर पूछे अध्यक्ष कौन होते हैं? तो MPC के अध्यक्ष होते हैं जो RBI के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। और MPC के द्वारा जो है एक साल में कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है? तो एक साल में 6 बार, यानी कि हर दूसरे महीने में 1 बार रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। MPC का उद्देश्य क्या है? तो महंगाई को कंट्रोल करना, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए जो सूत्र है 2% और 6% के बीच जो है महंगाई को रखना। कितना? तो 2% से 6% के बीच महंगाई को रखना, ये इसका सूत्र है। ठीक है, और इस सूत्र का अगर पूछे या फिर कहे तो इस कमेटी का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो उर्जित पटेल, जो कि भारतीय पूर्व गवर्नर थे, उर्जित पटेल जी की सिफारिश पर जो है MPC का गठन किया गया था। तो MPC का गठन किसके लिए किया गया था? महंगाई को कंट्रोल करना। ये ठीक है, और अभी जो है MPC के द्वारा रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया है? रेपो रेट या इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जितना पहले था उतना आज भी है, तो यानी कि 6.5% है। वहीं पूछे कि बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट भी सेम है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, 6.75 है। वहीं पूछे कि MPC के द्वारा GDP ग्रोथ रेट कितना निर्धारित किया गया था? तो यह पहले निर्धारित किया गया था 7.2%, लेकिन अभी जो है इसका पूर्वानुमान लगा के कितना निर्धारित कर दिया गया है? तो 6.6%। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछे MPC के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है? तो 6.6% है। ठीक है, और MPC में अगर पूछे कुल कितने सदस्य होते हैं? तो MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है इसमें केंद्र सरकार नियुक्त करती है और 3 सदस्य जो है RBI के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाल ही में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला है। हाल ही में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ सहयोग किया है, यानी कि विलय किया है? तो रिलायंस के साथ। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। 7वां प्रश्न हमारा है हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है किसकी याद में? तो BR अम्बेडकर जी की याद में।
B.R. अम्बेडकर जी के बारे में सारी जानकारी देखते हैं एक छोटी सी क्लास में। महापरिनिर्वाण अगर पूछे दिवस कब मनाया जाता है तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका संबंध अगर पूछे किससे है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से है। और पूछे कि B.R. जी का बर्थडे कब था तो इनका जन्मदिन होता है 14 अप्रैल 1891 में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है तो मऊ मध्य प्रदेश में होता है। इनका निधन कब होता है तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो जाता है। और ये जो है शुरुआत मतलब प्रारंभ में ये हिंदू धर्म से संबंधित थे, यानी कि ये हिंदू थे, और लास्ट में अपने मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो जब इनका निधन होता है 6 दिसंबर 1956 को, तो इनके ही निधन को जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी की पत्रिका का क्या नाम है। तो 2 पत्रिका इनकी याद रखनी है, एक तो मूक नायक पत्रिका और दूसरा है बहिष्कृत पत्रिका। ठीक है, और इन्होंने मलाड सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। किसके बीच हुआ था तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के साथ यह पैक्ट हुआ था। अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अगर पूछे किसने कहा था तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो B.R. अम्बेडकर जी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था तो 1990 में दिया गया था। B.R. अम्बेडकर जी ही भारत के पहले विधि और कानून मंत्री थे। ठीक है, तो पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री पूछे कौन थे तो B.R. अम्बेडकर जी थे। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा, तो अगर पूछे कि पहला, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे तो B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव अगर पूछे किसके द्वारा पेश किया गया था तो हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया था B.R. अम्बेडकर जी के ही द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज, यह एक प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है तो B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। और यह कहाँ स्थापित है तो लातूर महाराष्ट्र में यह स्थित है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है तो अगर पूछे इनकी पुस्तक का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है तो यह पेरू में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर पेरू में। हाल में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है तो यह गुजरात में किया है। 8वां प्रश्न हमारा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है। नैनो बबल का मतलब है कि पानी के अंदर आप सभी देखते होंगे छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, तो उससे लगता है कि पानी जो है दूषित है। ठीक है, तो इसी के लिए उसी पानी को स्वच्छ करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी किसने शुरू किया है श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी ने करा है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो इसको अगर पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है तो यह दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी, इसको अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो पर्यावरण राज्य मंत्री। ठीक है, अगर पूछे पर्यावरण मंत्री कौन है तो भूपेंद्र यादव जी हैं। लेकिन अगर पूछे पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है तो श्री कीर्ति वर्धन जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है अभी नैनो बबल टेक्नोलॉजी अगर पूछे कहाँ प्रारंभ किया है, कहाँ लॉन्च किया है तो दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, दिल्ली में है, और यहीं पर नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है तो पानी की सफाई और शुद्धिकरण करना, जिससे जलीय जीव संरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन का संबंध किससे है तो यह एक दवा है। कैसी दवा है तो एंटीबायोटिक दवा है, और यह किसके लिए शुरू किया गया है तो यह दवा है निमोनिया का। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म बेब्स किसने लॉन्च किया है तो OTT प्लेटफॉर्म एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है प्रसार भारती चैनल के द्वारा। ठीक है, हाल में चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है तो यह लखनऊ में हुई है। 2026 में यह ओपन हो जाएगी पब्लिक के लिए। हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है। पहले तो यह प्रतिबंध लगाया गया था सिर्फ मंदिर के चारों तरफ, मंदिर के आसपास क्षेत्र में जहाँ पे पवित्र स्थल है वहाँ पे जो है बैन किया गया था गौमांस खाना या खिलाने वालों के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है किस सरकार के द्वारा तो यह असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो असम के अगर पूछे CM कौन है तो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। और इन्होंने अभी घोषणा करी है कि जो होटल हैं, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे जो है गौमांस जिसे बीफ कहते हैं, इसको जो है परोसेगा यानी कि परोसना और जो खाएगा उन दोनों के लिए दंडनीय अपराध दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है,
तो ये जो है अभी कहाँ बैन कर दिया गया है, असम में। तो गौ मांस को न कोई खा सकता है, न कोई परोस सकता है। अब इसे पूर्ण रूप से पूरे राज्य में बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान हमारे संविधान में है कि गौ मांस को खाने से कोई प्रतिबंधित कर सकता है, तो हाँ, इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है संविधान के भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 अगर पूछे किससे संबंधित है, तो डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 के अनुच्छेद 47 में यह बात कही गई है कि कोई भी गौमांस को अपने राज्य में बैन कर सकता है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है असम में यह बैन कर दिया गया है। और जो ये अनुच्छेद 47 है, अगर यह पूछे किससे संबंधित है, तो गौ मांस को बैन भी कर सकता है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण आप सभी को ये भी याद रख लेना है कि पोषण के लिए अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह 47 में किया गया है। और यह राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि हर बच्चे को उसको पोषण मतलब उसके शरीर के अनुसार उसको पोषण प्रदान किया जाए। इसलिए आप सभी देखते होंगे कि प्राइमरी स्कूलों में हर तरह के पोषण युक्त खाने बनते हैं, ठीक है। तो इसी अनुच्छेद जो है 47 के द्वारा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है, तो साउथ अफ्रीका ने किया है। और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन है, तो सिरिल रामाफोसा जी हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है, तो ये बिहार के हैं। और इन्हें आईपीएल में खरीदा गया है 1.10 करोड़ रुपए में, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया है। और ये बिहार के हैं। और इनको पूछे किस टीम ने खरीदा है, तो राजस्थान ने खरीदा है। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। कब, 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और 2025 में कहाँ मनाया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है सर ने काफ़ी लेट पढ़ाया, यानी कि आज के दिन पढ़ाया है। तो मैंने भी आज ही आप सभी को बता दिया। तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 अगर पूछे कब मनाया गया है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया गया है। 4 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार अगर पूछे कहाँ से सेलिब्रेट किया गया है, तो पूरी उड़ीसा में किया गया है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस अगर पूछे पहली बार किसके द्वारा मनाया गया था, तो यूएसए और WWF के द्वारा यह मनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पूछे कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना पूछे कब करी जाती है, तो 1961 में किया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर पूछे कि जैव विविधता पूरे भारत का कितना प्रतिशत पूरे भारत में है, तो हमारे भारत में अगर पूछे कि हमारी पूरी भूमि का अगर पूछे कितना प्रतिशत है, तो यह 2.4% है। लेकिन अगर पूछे पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भारत में जैव विविधता पाया जाता है, तो 8% पाया जाता है। वर्तमान में अगर पूछे भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 85 हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। जबकि इंटरनेशनल वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखा है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई तो क्षमा चाहेंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक किया करें। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।